Hello, dear students. Welcome to Adyan the Effort. So, this is the institutions which is giving its services to the diploma students since last 12 years, and one of the best institutions in Jharkhand. Myself, Ram Kumar. I am the faculty of Electrical and Electronics department. I am having the experience of teaching 7 years, and I am going to deal here a subject called measurement. But before entering into the subject content, एक बार इस डेट को आप ध्यान से देखो 19th October 2021. On this particular date, why I am focusing you on this particular date? क्योंकि कुछ जो हमारे यहाँ हमारे इंस्टीट्यूशन में कुछ बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. दे आर रनिंग नाउ फॉर डिफरेंट ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, electrical and electronics triple ECE, CAC and civil. कुछ बच्चों का क्वेरी आया कि वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, बट वो बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. देयर सम पार्ट ऑफ द सिलेबस दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. सो इन ऑर्डर टू मेक देम कन्वीनियंट सिचुएशंस, इस पर्टिकुलर डेट को इन सारे ब्रांचेस के लिए एक नया बैच शुरू किया जा रहा है. उस नए बैच में हर एक इंडिविजुअल कोर्सेज के लिए एक एक बैच शुरू किया जाएगा इस पर्टिकुलर डेट के साथ. यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आप हर एक फैकल्टी इस सब्जेक्ट को या फिर हर एक सब्जेक्ट को डील कर रहा हो. हर एक कोर्स के लिए जो भी स्पेसिफाइड सब्जेक्ट है, हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए एक स्पेशलाइज्ड फैकल्टी जिसको प्लेंटी ऑफ आइडिया, प्लेंटी ऑफ नॉलेज होता है उस सब्जेक्ट का, वो यहाँ पर आपको उस सब्जेक्ट को डील कर रहा होगा. कमिंग टू so once again I'm telling you, if suppose you are planning to join these particular institutions, then on 19th of October 2021, try to enroll yourself in the Adyan the Effort, so that you will not miss any classes and you are able to join the courses since the beginning. अगर किसी तरीके का क्वेरी किसी को हो तो इस पर्टिकुलर नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो. नाउ without wasting the time, let us begin the subject. कुछ बच्चों के लिए ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में ये लेक्चर जो अवेलेबल किया जा रहा है, ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो कि कुछ क्लासेस को मिस कर चुके हैं. वो इस लेक्चर के माध्यम से अपना छूटा हुआ टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे. ये लेक्चर्स उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने सिलेबस को कवर तो किया है, लेकिन किसी तरीके का कोई डाउट्स रह गया हो, तो उन डाउट्स को इस वीडियो के थ्रू वो रिवीजन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और उन डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं. सपोज इवन यू आर नॉट एबल टू क्लैरिफाई योर डाउट्स, छुट्टी के बाद जब आप आओगे कोचिंग में, तो यहाँ पर भी आप उन डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो पर्सनली, फेस टू फेस इंटरेक्शन के साथ. सो वंस अगेन लेट अस एंटर इनटू द सब्जेक्ट. Here, the subject which we are going to deal is nothing but measurement. जो भी यहाँ पे सिलेबस होगा, जो कंटेंट होगा, वो पूरी एक कंप्लीट सीरीज यहाँ पे चलाया जाएगा. ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पूरा का पूरा सिलेबस या पूरा का पूरा कंटेंट को कंप्लीट कराने का टारगेट लेके यहाँ पे क्लासेस को कंडक्ट किए जाएंगे. ऐसा नहीं हो सकता है. सो यहाँ पर एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स यहाँ पे आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे मिलेगा. आप उस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताइए. यहाँ पर जो भी कंटेंट सिलेबस में अवेलेबल होंगे, जो JUT के थ्रू प्रिस्क्राइब्ड है, उन सबको कवर किया जाएगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट विच इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर योर फ्यूचर, जो करियर में आप लोगों को हर पल काम आएगा, उन सारे टॉपिक्स को भी यहाँ पर हम लोग देखते चले जाएंगे पैरेलली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेजरमेंट जो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा है, जो सब्जेक्ट का टॉपिक है, अगर आप उस टॉपिक को समझ लोगे, दैट मीन्स यू आर हैविंग द होल एंड सोल आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. मेजरमेंट बोले तो क्या, एक तरह का ऐसा एक्टिविटी जिसमें आप क्या करने जा रहे हो, किसी अननोन पैरामीटर को किसी स्टैंडर्ड पैरामीटर के रेस्पेक्ट में
कंपैरिजन मेथड के थ्रू आप क्या कर रहे हो, उसमें कुछ वैल्यू को इंडिकेट कर रहे हो. दैट प्रोसेस व्हेन यू आर मेकिंग द कंपैरिजंस ऑफ अननोन क्वांटिटी विथ सम रेफरेंस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दैट इज टर्म्ड एज मेजरमेंट. फॉर एग्जांपल, सपोज मेरे हाथ में ये मार्कर है, कितने लेंथ का होगा कोई आइडिया नहीं है इस चीज का, लेकिन अगर एक स्केल हम ले लें जिसमें मार्किंग किया हुआ रहता है हर एक पैरामीटर्स को, तो आप उस मार्किंग, उस स्केल के थ्रू आप इस मार्कर का लेंथ जो क्या होगा उस चीज को आप मेजर कर सकते हो. तो आपने क्या किया, सिंपली इस अननोन पैरामीटर, इस अननोन इस सब्जेक्ट का, ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का अननोन लेंथ को आपने मेजर किया बाय मेकिंग अ कंपैरिजन विथ द स्टैंडर्ड वैल्यू. वो स्टैंडर्ड वैल्यू हमें कहाँ से मिला, उस स्केल के थ्रू मिला. तो उस स्केल को आप जब यहाँ पे रख रहे हो मार्कर के पास, तो आप क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, और दोनों के थ्रू आप क्या, कंपैरिजन मेथड के थ्रू आप बता सकते हो कि इस मार्कर का लेंथ क्या हुआ. सो द होल एक्टिविटी वट एवर यू हैव डन, दैट इज टर्म्ड एज मेजरमेंट. और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वांटिटी को आप लेंथ, वेट, मास, कुछ भी आप यहाँ पे कंप्लीट मेजर कर सकते हो. अब यहाँ पे बात आता है, ठीक है मेजरमेंट तो समझ में आ गया, बट मेजरमेंट जरूरी क्यों है. तो आप इतना जानिए, आप सुबह सुबह जब उठते हो तो पहला काम आपका क्या रहता है, आप उठे, मोबाइल फोन देखे या फिर समय देखे. समय क्या बताता है, एक तरह का मेजरमेंट है कि आपके पास इतना क्वांटिटी ऑफ टाइम, मतलब ये 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, तो आपको वो समय क्या बताया, एक तरह का मेजरमेंट बताया कि इतना समय मेरे पास बचा हुआ है. कैसे पता चला, बिकॉज देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मेजरमेंट. जब आप उठे तो आप क्लॉथ्स वेयर करते हो, तो इसका भी कुछ ना कुछ मेजरमेंट रहा होगा, तभी तो ये फिट हो रहा है आपके शरीर पे. इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ोगे तो आप बस पकड़ोगे अपने ऑफिस या कॉलेजेस जाने के लिए, इंस्टीट्यूशन जाने के लिए, तो वहां भी मेजरमेंट पता चलता है. एक मेजरमेंट जो आपको बता रहा होगा कि आपके ऑफिस से लेकर आपके घर के बीच में कितना डिस्टेंस है, आपके कोचिंग से लेकर आपके घर के बीच में कितना डिस्टेंस है. तो वो लेंथ के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर हम गाड़ी को 60 किलोमीटर पर आवर पे चलाएं तो कितने देर में वहां पे पहुंच सकते हैं. सो दीज ऑल आर द प्रेडिक्शंस, जिसको बोलते हैं भविष्यवाणी, आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट. सो दिस इज व्हाट द फंडामेंटल्स अबाउट द मेजरमेंट. अब यहाँ पर फंडामेंटल डिस्कशन एक्चुअली इट इज नाउ. अभी हम लोग क्या देखेंगे कि मेजरमेंट में आखिर है क्या क्या, किस तरीके से इसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने लर्निंग प्रोसेस में. तो एक छोटा सा जो हमारा फर्स्ट टॉपिक बनता है मेजरमेंट का, वो बता रहा है क्या, ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेजरमेंट. ब्लॉक डायग्राम ऑफ measurement system. Okay, so this is what the first topic of electrical and electronic measurement, जो कि बेसिकली डील कर रहा होगा सब्जेक्ट मेजरमेंट का फॉर द ब्रांचेस ECE एंड AAA. तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ब्लॉक डायग्राम जो मेजरमेंट का है उसमें जो आप लोग कंटेंट को देखोगे तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं रहता है. सिंपली इस तरीके से देखिए, इनपुट आपने दिया, उसके बाद हमारे पास एक सिस्टम लगा हुआ रहेगा जिसको हम बोलेंगे मेजरमेंट सिस्टम, मेजरमेंट सिस्टम, और फाइनली हमारे पास एक तरह का आउटपुट आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट सिग्नल्स और सिस्टम सिग्नल्स. तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि कुछ आपने इनपुट दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने इनपुट सिग्नल को दिया. जब आप इनपुट सिग्नल को दे रहे हो तो वो कहाँ जा रहा है, मेरा मेजरमेंट वाले सिस्टम में जा रहा है. मेजरमेंट सिस्टम में क्या मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर इस इनपुट सिग्नल को, जिस तरीके से आप जान रहे हो कि आपका दिमाग, हमारा दिमाग, एक ह्यूमन बीइंग का दिमाग न्यूमेरिकल वैल्यूज को स्टडी कर सकता है, उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, थ्योरेटिकल वैल्यूज को रीड कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, but the machines are not able to read that one, and they are not able to analyze, they are not able to think over that whatever the data we are able to access. तो पहले तो इस सिग्नल को मशीन के अंडरस्टैंडिंग वाले लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जरूरी है. तो वो कन्वर्शन का काम कौन करेगा, ये मेजरमेंट सिस्टम करेगा, पहला चीज. दूसरा काम क्या होता है, जो आपने इनपुट सिग्नल दिया वो इनपुट सिग्नल्स किस तरीके से मेजरमेंट सिस्टम में यूज हो रहा होगा
उस चीज को यहाँ पर देखा जाता है। थर्ड पॉइंट, जब आप इनपुट सिग्नल को आप सेंड करो या मेजरमेंट के लिए उस चीज को यूज कर रहे हो, तो वो क्या करेगा कि इस चीज को कन्वर्ट करेगा 0 1 के फॉर्म में, जिसको बोलते हैं हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, शायद आप लोगों ने सुना होगा। अगर नहीं सुने हो तो इतना जान जाइए, हमेशा याद रखिएगा, मशीन इसी फॉर्म में किसी भी डेटा को एक्सेस करता है, स्टोर करता है, एनालाइज करता है, और उसके हिसाब से वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको आउटपुट भी देता है। तो 0 और 1 के फॉर्म में हमेशा मेरा मशीन काम करता है और सिग्नल्स को स्टडी करता है, रीड करता है, एनालाइज करता है। रिमेंबर दिस वन। मेजरमेंट सिस्टम जब हमारा है वो 0 और 1 के फॉर्म में अपना रीडिंग दे दिया, एनालिसिस दे दिया, और उसी चीज को क्या किया जा रहा है फिर फाइनली आउटपुट। अब ये तो 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मशीन तो समझ गई इस चीज को, बट अगर 0 और 1 के फॉर्म में अपने को रिजल्ट मिले, मशीन हमको वो रिजल्ट दिखाए, तो क्या हम उस चीज को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो इसी मेजरमेंट सिस्टम में कुछ ऐसा भी अरेंजमेंट लगा हुआ रहता है जो कि इस मशीन लेवल लैंग्वेज को ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, और वो कन्वर्टेड लैंग्वेज, कन्वर्टेड आउटपुट फाइनली अपने को कहां पर मिलता है? इस आउटपुट सिग्नल वाले ब्लॉक में मिलता है। और आप वहां से क्या कर सकते हो? उस चीज को रीड आउट कर सकते हो, उस चीज को समझ सकते हो, और उस वैल्यू को आप एनालाइज कर सकते हो फॉर योर पर्सनल एक्टिविटीज, फॉर योर पर्सनल ऑब्जर्वेशन। तो यही मेरा फंडामेंटल जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेजरमेंट सिस्टम है, यही 3 ब्लॉक्स के माध्यम से हम लोगों को बताता है। ठीक है, होपफुली यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, राइट? इसके आगे बढ़ते हैं। जब आप इससे आगे बढ़िएगा तो जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बता रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम का मतलब हो गया कि वो फैक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे किसी भी मेजरमेंट एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। तो किसी भी मेजरिंग इक्विपमेंट जो मेजरमेंट में इन्वॉल्व हो रहा हो, तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी मेजरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या हैं, एक एक करके हम लोग देखते चले जाते हैं। सो पहला जो हो गया मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हो डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डिजायरेबल qualities of measuring system। ओके, मेजरिंग सिस्टम। तो यहां पर क्या होगा, कौन कौन से क्वालिटीज हैं एक एक करके देखते चले जाइएगा। पहला एक्यूरेसी, दूसरा जो क्वालिटी है वो है मेरा सेंसिटिविटी, तीसरा जो है मेरा वो है मेरा रिप्रोड्यूसिबिलिटी, चौथा जो है मेरा वो है मेरा स्टैटिक एरर, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है आपका डेड जोन। सो बेसिकली बहुत सारे क्वालिटीज रिक्वायरमेंट होते हैं मेजरिंग सिस्टम के लिए, मेजरमेंट इक्विपमेंट के लिए, बट ये जो 5 आपके पास बोर्ड में विजिबल हो रहेंगे क्वालिटीज, ये क्वालिटीज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी मेजरमेंट सिस्टम के लिए इन ऑर्डर टू गिव द इफेक्टिव आउटपुट एज अ फाइनल मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी। एक्यूरेसी, एक एक करके हम लोग इसको देखते चले जाते हैं। एक्यूरेसी का मतलब, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा अपने लाइफ में, उसका एक्यूरेसी अच्छा है, ये एक्यूरेट है, इस तरीके से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस पर्टिकुलर वर्ड? सो एक्यूरेसी मतलब क्या हो गया? क्लोजनेस, बेसिकली क्लोजनेस ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू। आप क्या कर रहे हो, जब मेरा इक्विपमेंट, कोई भी मेजरिंग इक्विपमेंट, कब बोला जाता है कि उसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है? जब उसका, ठीक है, जब उसका जो रीडिंग होगा वो स्टैंडर्ड वैल्यू से जितना ज्यादा से ज्यादा क्लोज हो, तो बोला जाता है क्या
जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू उसके नियरेस्ट वैल्यू को अगर मेरा मेजरिंग इक्विपमेंट शो कर रहा हो तो वो क्या कहलाएगा, मेरा एक्यूरेट या फिर बहुत अच्छा इक्विपमेंट कहलाएगा। सेंसिटिविटी मतलब फॉर स्मॉल चेंज इन इनपुट, जब आप किसी भी वैल्यू किसी भी इक्विपमेंट में, सपोज दिस इज व्हाट माय एमीटर, एमीटर में जब आप करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहे थे, ये मेरा रीडिंग दे रहा था 1 एम्पियर। सपोज ये इमीडिएटली 1.2 एम्पियर अगर हुआ और यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन हो के पॉइंटर मेरा 1.2 पे चला गया, तो आप क्या जान रहे हो यहाँ पर, सेंसिटिविटी मतलब फॉर स्मॉल चेंज इन इनपुट देर इज इमीडिएट रिस्पॉन्स अवेलेबल ऑन द पॉइंटर, दैट पॉइंटर विल शो द immediate change whatever it is noticed at the input terminal, that is termed as sensitivity. Okay, once again try to understand, जब इनपुट में छोटा सा भी चेंज हो उस चीज को हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एनालाइज कर ले और वो एनालिसिस इमीडिएटली मेरा आउटपुट के फॉर्म में विजिबल हो, तो वही मेरा क्या कहलाता है, सेंसिटिविटी कहलाता है उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए। सेंसिटिविटी फॉर एनी पर्टिकुलर इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड वेरी हाई। जितना ज़्यादा सेंसिटिविटी होगा मेरे पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स के लिए, उतना ही मेजरमेंट मेरा क्या होगा, अच्छा होगा, क्योंकि वो एलिजिबल हो जाता है स्मॉल स्मॉल चेंजेस को नोटिस करने के लिए। वो आराम से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकता है, वो आराम से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है कि क्या मेरा इनपुट पोर्ट पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सिमिलरली रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या बताता है, सो इनपुट का चेंज कहाँ पे दिख रहा है आपको, आउटपुट पे। तो इस चीज को बेसिकली सेंसिटिविटी पे हम लोग टर्म करते हैं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का क्या मतलब आता है कि कोई भी मेजरिंग सिस्टम, सपोज आप क्या किए, एक मीटर को लिए, ठीक है, जो हमारे पास टेप होता है वगैरह, आप उस टेप से मेरा हाइट को मेजर किए। अगर आज वो टेप मेरा हाइट को 150 सेंटीमीटर अगर इंडिकेट कर रहा हो, तो कल भी वही चीज़ उसको इंडिकेट करना चाहिए। वेइंग मशीन आपने देखा होगा जिसमें आप अपने शरीर का वेट को आप मेजर करते हो। आज अगर वो मशीन 68 केजी सपोज आपका वेट है, 68 इंडिकेट कर रहा है, तो कल अगर 68 केजी वहां पे अगर लोड दिया जाएगा तो वो मेजरिंग इक्विपमेंट 68 को ही इंडिकेट कर रहा हो, ऐसा उसका परफॉर्मेंस होना चाहिए। मतलब क्या समझ रहे हो रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब, ऐसा मेजरिंग सिस्टम जिसमें जो क्वांटिटी आज इनपुट के फॉर्म पे यूज दिए गए हैं वही आउटपुट उसके हिसाब से जो प्रोपोर्शनल आउटपुट होता है वो उसी रेशियो के साथ हमेशा आउटपुट देता चला जाए। जब भी वैसा कुछ होगा तो वही मेरा क्या कहलाता है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहलाता है। ओके, वंस अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर क्या हो रहा है कि आप सपोज आज कुछ एक मेजरमेंट किए किसी एक इक्विपमेंट में, एमीटर को ही ले लीजिए एग्जांपल के तौर पे। अगर आप 2 एम्पियर आज मेजर कर रहे हो इस एमीटर में, तो कल भी अगर जब 2 एम्पियर का इनपुट जाएगा तो इसको 2 एम्पियर ही मेजर करना पड़ेगा। अगर इस तरीके से होता है तभी तो आप बता सकते हो ना कि कोई भी मेजरिंग इक्विपमेंट इफेक्टिवली काम कर रहा है। नहीं तो पता चला आज ये एमीटर 2 एम्पियर के जगह पे 2 एम्पियर कर रहा है और कल इसमें कुछ एरर आ गया तो ये 2 एम्पियर की जगह पे 2.1 एम्पियर रीडिंग करने लगा। तो ये चीज अनडिजायरेबल होता है कि वो वैल्यू को चेंज कर दे रहा है, एंड दैट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेबल और नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द केस ऑफ मेजरिंग सिस्टम। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, जो मेरा एमीटर है या फिर जो भी मेरा मेजरिंग इक्विपमेंट होगा वो कितनी बार भी अगर यूज किया जाए, वो अपने हिसाब से जो जिस चीज के लिए वो डिजाइन किया हो उस रीडिंग को हर बार हर एक इंटरवल में सेम वैल्यू को शो करता रहे। ठीक है, अगर चेंजेस यहाँ पे इनपुट टर्मिनल पर नोटिस किया जाए तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी चेंजेस वो शो करे, बट इट डजंट मीन दैट कि यहाँ पे किसी तरीके का चेंजेस नहीं हो रहा है फिर भी मेरा आउटपुट पे कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सो दैट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेबल। तो वो अनडिजायरेबल क्वालिटी हो जाता है किसी भी मेजरिंग इक्विपमेंट को लेकर। स्टैटिक एरर, बेसिकली जो स्टैटिक एरर होता है, स्टैटिक एरर का सिंपल सा टर्मिनोलॉजी है जिसमें आप क्या देखिएगा कि किसी भी तरीके का अगर सिस्टम है, सिंपल सा समझो, ये स्टैटिक एरर जो होता है वो डिफाइन किया जा सकता है डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। जो आप मेजर कर रहे हो, सपोज आप जान रहे हो कि किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वेट 50 केजी है, ओके, सो दिस इज नोन वेट, सो दिस इज व्हाट, नोन वेट। आप क्या कर रहे हो, जब मेजरमेंट किए तो वो आ गया 49 केजी, समझ रहे हो ना, 49 केजी आ गया। तो ये जब 49 केजी आ रहा है, दिस इज व्हाट द ट्रू वैल्यू एंड दिस इज व्हाट द मेजर्ड वैल्यू। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो
इस मेजरिंग सिस्टम के लिए जो रिक्वायर्ड होता है वो कम से कम होना चाहिए, होगा जरूर बट वो कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये गैप बहुत ज़्यादा रहा, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहा, तो मेरा क्या होगा कि मेजरिंग सिस्टम का जो आउटपुट होगा उसमें एरर नोटिस किया जाएगा, और वो एरर अनडिजायरेबल होता है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होता है किसी भी एक पर्टिकुलर मेजरिंग इक्विपमेंट के लिए। तो ये स्टैटिक एरर जो बेसिकली हुआ वो क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। कमिंग टू डेड जोन, आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी का स्पीडोमीटर, उसमें स्पीडोमीटर कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है। ये मेरा स्पीडोमीटर रहा, 0 से लेकर ये कहाँ तक जाता है, 210 220 तक जाता है। बट क्या हमारी जो मोटरसाइकिल होती है, जो बाइक होती है, ये 200 का स्पीड कभी पकड़ पाएगा? कभी नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन क्या पर्पस है कि ये 210 तक का या 200 अप्रोक्सीमेटली का ये स्पीड को यहाँ पे स्पीडोमीटर शो किया हुआ रहता है? दैट इज जस्ट बिकॉज कि कभी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट हुआ तो आप आराम से क्या कर सकते हो, इस पूरे के पूरे सिस्टम को 200 तक यूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो ये कब पॉसिबल हुआ, जब इसके पास कुछ एक स्पेयर पार्ट हो जाता है स्पीड का, इस पर्टिकुलर स्पीडोमीटर में यहाँ पे रेंज मेरा क्या होता है, बचा हुआ रहता है। तो वो रेंज मेरा जो मेजरिंग सिस्टम में यूज नहीं हो रहा, जो मेजरमेंट में यूज नहीं हो रहा हो, तो वो कहलाता है मेरा डेड जोन। सपोज आपका गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 0 से लेकर 60 या 80 किलोमीटर पर आवर तक जाता होगा, उसके बाद से लेकर 210 तक का जो रेंज है वो अनयूज्ड है। ये अनयूज्ड रेंज ही कहलाता है मेरा क्या, डेड जोन। और इस जोन को बेसिकली हर एक मेजरिंग इक्विपमेंट में रखा जाता है, ताकि फ्यूचर में किसी तरीके का अगर रिक्वायरमेंट हो एक्सटेंशन का मीटर का, या फिर उस इक्विपमेंट को हम कहीं और भी यूज करें जहां पर मेरा रीडिंग उस लेवल तक जा रहा हो, उस रेंज तक जा रहा हो, देयर वी आर एबल टू मेक द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिवाइस विदाउट मेकिंग एनी शॉर्ट ऑफ मॉडिफिकेशन इन इट। तो ये हमारे पास क्वालिटीज रहे जो होने चाहिए किसी भी मेजरिंग सिस्टम के लिए। एक बार फिर से क्विकली हम लोग इस चीज को रिव्यू कर लेते हैं, देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे देखिए एक्यूरेसी मतलब क्या हो गया, सिंपल क्लोजनेस टू द स्टैंडर्ड वैल्यू। आप जब मेजर कर रहे हो तो उसका क्लोजनेस, जो भी रीडिंग दिखाएगा वो कितना एक्यूरेट हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा, जो वो वैल्यू मेजर कर रहा है वो कितना हद तक क्लोज हो रहा है स्टैंडर्ड वैल्यू के। तो उससे हमको पता चल जाएगा कि वो इक्विपमेंट क्या है मेरा, कितना एक्यूरेट काम कर रहा है, वो उसका एक्यूरेसी कहलाएगा। सेंसिटिविटी मतलब इनपुट में अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्स हमको आउटपुट पोर्ट पे मिलेगा। अगर उस तरीके से कुछ भी हो रहा हो तो वो क्या कहलाएगा मेरा, उस इक्विपमेंट का वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगा, उस इक्विपमेंट का सेंसिटिविटी। कमिंग टू द रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब अगर आज उस इक्विपमेंट को यूज किए, कल आप उस इक्विपमेंट को यूज कर रहे हो सेम पर्पस के लिए, तो उसका रीडिंग में, उसका वैल्यू में किसी तरीके का चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। वो जिस रेंज के लिए जितना उसका डिफ्लेक्शन करना चाहिए वो उतना ही डिफ्लेक्शन कर रहा होगा, कल भी, आज भी, या फिर कभी भी जब उसको आप प्रैक्टिकली यूज में लाओगे। नेक्स्ट वन क्या है मेरा, स्टैटिक एरर। स्टैटिक एरर का मतलब क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है और एक मेजर्ड वैल्यू है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही मेरा क्या कहलाता है, स्टैटिक एरर कहलाता है। दिस इज मैथमेटिकली कुड बी डिफाइंड, दिस आल्सो कुड बी डिफाइंड मैथमेटिकली थ्रू द फॉर्मूला। यहाँ पे आइए डेड जोन। डेड जोन क्या होता है, मेजरिंग इक्विपमेंट के लिए जो स्पेयर पार्ट ऑफ मीटर रहता है, मीटर का वो वाला पार्ट जिसको हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट के लिए यूज में नहीं ला रहे होते हैं ड्यूरिंग आवर प्रेजेंट मेजरमेंट सिस्टम। तो वो पार्ट जो कि मेजरमेंट में इन्वॉल्व हुआ ही नहीं मीटर का, वो क्या कहलाता है मेरा, डेड जोन कहलाता है। जिसको हम लोग हर एक मीटर में, हर एक मेजरिंग इक्विपमेंट में रखते हैं, कंसीडर करते हैं, ताकि इन फ्यूचर इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर मीटर, देन without making any modification in it, directly we are able to use that one for our measurement. So ये सारे के सारे हमारे पास डिजायरेबल क्वालिटीज हैं जिसके साथ हमारा एक मीटर क्या होना चाहिए, डिजाइन किया हुआ होना चाहिए। होपफुली यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देन अब हम लोग मूव करते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहां तक अगर किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज आप इस चीज को एक बार नोट्स के थ्रू प्रेफर कर सकते हो, आप उस चीज को फॉलो कर सकते हो वहां पर। इवन इफ यू हैव स्टिल डाउट देन यू मे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस आफ्टर द पूजा हॉलीडे, और उसका क्लैरिफिकेशन आपको वहीं पे तुरंत मिल जाएगा। ओके
अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, जो कि है एरर्स। किसी भी मेजरिंग सिस्टम के लिए आप जान रहे हो एरर्स बहुत ही कॉमन होगा, क्योंकि जब आप किसी भी मेजरमेंट में इन्वॉल्व हो रहे हो तो एरर्स आना लाजमी सा बात है, एरर्स दिखेंगे वहाँ पर। तो उन एरर्स को किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, उन सारी चीज़ों के बारे में इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। एरर्स बेसिकली समझिएगा, error nothing but it is the deviation, errors nothing but it is the deviation in the measurement from the standard value। स्टैंडर्ड वैल्यू के रिस्पेक्ट में अगर जो भी डेविएशन नोटिस किया गया हो रीडिंग के दौरान, स्टडी के दौरान, मेजरमेंट के दौरान, वही मेरा क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। ठीक है। एरर्स बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज ग्रॉस एरर्स, सेकेंड है सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, और थर्ड है मेरा रैंडम एरर, रैंडम एरर। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जो ग्रॉस एरर है, बेसिकली जो ग्रॉस एरर है वो क्या कहलाता है कि इसमें देखा जाता है कि ह्यूमन का क्या मिस्टेक्स के चलते मेरा रीडिंग में इफेक्ट आया, ठीक है, और एरर आया, ह्यूमन एरर। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन एरर भी बोल सकते हैं। तो ह्यूमन एरर का मतलब क्या निकलता है? ग्रॉस एरर बेसिकली जब आप मेजरमेंट कर रहे हो, जब आप किसी भी चीज को स्टडी कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है कि एक ऑब्जर्वर, सपोज आप ही कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लैब में, तो वहां पे आप ऑब्जर्वेशन के दौरान मीटर का रीडिंग को नोटिस कर रहे होते हैं। मीटर का रीडिंग को जब आप नोटिस कर रहे होगे तो मीटर से क्या देख रहे होगे कि उसमें जो एमीटर या वोल्ट मीटर, वाट मीटर, दीज आर द डिवाइसेस थ्रू विच यू आर गोइंग टू मेक द मेजरमेंट ऑफ करंट, वोल्टेज एंड पावर रिस्पेक्टिवली। तो होगा क्या होगा यहाँ पर कि जब आप रीडिंग ले रहे होगे तो उसमें रीडिंग का जो ऑब्जर्वेशन होगा, अगर वो ऑब्जर्वेशन प्रॉपर तरीके से नहीं लिया गया तो रीडिंग्स कुछ का कुछ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एरर होता है ऑब्जर्वेशनल एरर, जिसको बोलते हैं हम लोग पैरालैक्स। ठीक है, पैरालैक्स एरर। पैरालैक्स एरर में क्या होगा, पैरालैक्स एरर में बेसिकली जब आप इस चीज को रीडिंग कर रहे होगे तो इसको इस तरीके से समझिए, जब आप रीडिंग ले रहे होगे तो रीडिंग के समय आप यहाँ पे देखो इस चीज को, ये जो हाथ है, आप जब सामने सामने देखोगे तो मेरा कौन सा बॉडी का पार्ट छिपा हुआ है इससे, मेरा नोज, राइट। लेकिन अगर कोई बच्चा इस ओर है, मेरी बाईं ओर, और वो अगर मेरे को देखता है, हम बोलते हैं कि मेरे इस उंगली से कौन सा मेरा बॉडी पार्ट छिपा हुआ है, तो उसको लगेगा क्या, मेरा राइट साइड का चिक छिपा हुआ है, राइट साइड का गाल छिपा हुआ है। उसी तरीके से अगर हम फिंगर को इसी जगह पे रखे हुए हैं और इस तरफ राइट साइड वाले बच्चे को हम पूछते हैं कि मेरा बॉडी का कौन सा पार्ट छिपा हुआ है, तो उसको लगेगा क्या, लेफ्ट साइड का मेरा गाल छिपा हुआ है। तो ये लेफ्ट साइड का बच्चा, राइट साइड का बच्चा और सेंटर वाले, हर एक का अपना अपना रीडिंग का स्टाइल सेम है, उनका अपना रीडिंग का मेथड सेम है, और वो अपने रीडिंग्स को अपने हिसाब से देख रहे हैं, तो वो भी करेक्ट है। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पर किसी न किसी तरीके का एक इनडायरेक्ट और अननोन एरर, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरालैक्स एरर, वहां पे पिक्चर में आ जा रहा है, जिसके चलते मेरा जो रीडिंग होगा वो क्या होगा, उतना इफेक्टिव, उतना एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। व्हाट शुड बी द एक्चुअल आंसर्स, ये मेरा नोज मेरा क्या हो रहा है, हिडन पार्ट है इस पर्टिकुलर होल एनालिसिस के दौरान। तो ये चीज को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, बाय इन्वॉल्विंग सम सॉर्ट ऑफ मिरर्स बिलो द पॉइंटर। जो हमारा पॉइंटर लगा हुआ रहता है, पॉइंटर के नीचे एक तरह का रिफ्लेक्टिंग प्लेट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को लगाया जाता है, जिसके थ्रू जो मेरा पॉइंटर होगा वो इमेज उसके साथ कोइंसाइड करेगा और उस रीडिंग को क्या इंडिकेट करेगा जो कि ये पॉइंटर दिखा रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके का जब भी एरर्स को हम लोग नोटिस करते हैं जो कि ह्यूमन के द्वारा किया गया हो, तो इसको हम लोग बेसिकली क्या बोल सकते हैं, पैरालैक्स एरर बोलते हैं। सिस्टमैटिक एरर में आप देखोगे तो सिस्टमैटिक एरर में क्या होगा, सिस्टमैटिक एरर बेसिकली जो डिवाइड किया जाता है वो तीन कैटेगरीज में होता है। पहला होता है इंस्ट्रूमेंटेशनल, इंस्ट्रूमेंटल एरर,
दूसरा जो है मेरा एनवायरमेंटल एरर, और तीसरा जो है मेरा ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, सिस्टमैटिक एरर में क्या देख रहे हो, जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है अगर उसमें किसी तरीके का फ्रिक्शनल फोर्स के चलते पॉइंटर बढ़िया से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो सारे एरर्स कहाँ पे आएंगे, इंस्ट्रूमेंट में आएंगे। एनवायरमेंटल एरर का मतलब क्या हो गया कि जो मेरा डिवाइस है, जो भी मेरा डिवाइस है वो डिवाइस प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है। एक हाई टेम्परेचर जोन में मेरा अगर कॉइल का बात करें किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, दिस इज द रेसिस्टेंस, राइट, आप सब जान रहे होंगे। जो रेसिस्टेंस है अगर इसको हम क्या करें, हाई टेम्परेचर रेंज में रखें, तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ते चला जाता है, विच इज नॉट डिजायरेबल। तो वहां पर क्या होगा कि इसमें से जो फ्लो होने वाला करंट है, आप जान रहे हो द रिलेशन बिटवीन रेसिस्टेंस एंड करंट इज इनवर्स। अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उस पर्टिकुलर सर्किट में। तो यहाँ भी जो मेरा environmental changes, that means humidity, low temperature, high temperature, due to that various electrical parameters are going to be change their performance, that is unnoticeable by the human beings। और ये क्या होता है, कहीं ना कहीं हमको एरर शो करता है फाइनल मेजरमेंट के दौरान। नेक्स्ट आप देखोगे ऑब्जर्वेशनल एरर, अगेन दिस इज नथिंग बट आप ऑब्जर्वेशन के दौरान जो भी मेरा एरर आएगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वेशनल एरर के तौर पे यहाँ पे हम लोग ट्रीट करते हैं। ठीक है, कमिंग टू योर रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स मतलब क्या हो गया, सिंपल सा बात है कि यहाँ पर जब भी आप देखोगे कि जो मेरा मेजरमेंट हो रहा होगा, मेजरमेंट के दौरान जो भी इक्विपमेंट लगे हुए होंगे वो सारे के सारे इक्विपमेंट्स प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हो, ऑपरेशन के दौरान सडनली कोई एक पार्ट उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का लूज कनेक्शन के चलते खुल गया, या फिर ऑपरेशन के दौरान उसमें किसी तरीके का फॉल्ट आ गया, तो क्या करेगा, वो जो एरर होगा वो रैंडम मतलब अननोइंगली वो चीज हो गया। तो जब भी इस तरीके का एरर देखने को मिले तो वो क्या कहलाता है, मेरा रैंडम एरर कहलाता है। सो बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ एरर वट एवर इज एसोसिएटेड विद योर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको हम लोगों ने अभी देखा था। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीजें हैं जो चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ड्यूरिंग आवर स्टडी, ड्यूरिंग आवर मेजरमेंट। इन सारी चीज़ों को हम लोगों को नोटिस करते हुए चलना है, इन सारे एरर्स को हम लोगों को क्या करना है, अवॉइड करते हुए चलना है, ताकि मेरा जो मेजरमेंट हो वो मोर एक्यूरेट हो, मोर जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके हिसाब से मोर एक्यूरेट, उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज हो, ताकि हमारा इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी उतना ही हाई देखने को मिले। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेजरमेंट्स प्रेजेंट सेशन। तो आज के क्लास में हम लोग इसी टॉपिक के साथ क्लास को एंड करेंगे। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू द डेट ऑफ आवर न्यू बैचेस, दैट इज नथिंग बट 19th अक्टूबर 2021। तो उस दिन से हमारे हर एक ब्रांच के लिए आपका फिर से एक नया सेशन शुरू हो रहा है। सो इस डेट को आप हमेशा ध्यान रखोगे, 2021, 19 अक्टूबर 2021। तो इस डेट से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईसीई, ट्रिपल ई, सीएसई और आपका इन सारे ब्रांचेस के लिए नए बैचेस का अनाउंसमेंट है। सो डोंट बी लेट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, ट्राई टू ज्वाइन आवर अध्ययन द एफर्ट द एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन का जो हमारा कोचिंग संस्थान है इसमें आप ज्वाइन करिए और यहाँ पर अपने नॉलेज को और अपने करियर को एक नया उड़ान दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस